नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के लिए गणित के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, 12 रुपये 60 पैसे के 2/3 भाग का 21 रुपये के 0.6 भाग के सापेक्ष अनुपात क्या होगा। आपको यहाँ पे अनुपात बताना है दोस्तों। 12 रुपये 60 पैसे का 2/3 भाग पहले निकालना है, उसके बाद 21 रुपये का 0.6 भाग निकालना है, फिर दोनों का अनुपात बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले लिखेंगे दोस्तों 12.60, 12 रुपये 60 पैसे, इसका दोस्तों 2/3 करना है तो गुणे लगाएंगे 2/3 कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 3 से भाग करेंगे 12 में, 3 चौक 12, ये कट गया, दशमलव लगा देंगे। 3 से भाग करेंगे 6 में, 3 दूनी 6, 4.2 आ गया। अब 4.2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया और 2 चौक 8 हो गया, 8.4 आ गया। एक अंक पे दशमलव है इसलिए एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको 21 रुपये का 0.6 भाग निकालना है। तो लिखिए इसको 21 गुणे 0.6, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, उसके बाद जो मान आएगा उसको लिखेंगे। 6 का इसमें गुणा करेंगे, 6 का नम 6 और 6 दूनी 12, 12.6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है इसलिए यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, दोनों मान आ गया। अब इन दोनों का दोस्तों अनुपात बताना है। तो अनुपात आप लिखिए 8.4 आप ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 12.6। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दशमलव हटाना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 8.4 है, इसको हम 84 लिखेंगे और बटा 12.6 है तो इसको हम 126 लिखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ एक अंक पे दशमलव है तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा, यहाँ भी एक अंक पे दशमलव है तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे एक जीरो बढ़ेगा। दोनों कट जाएगा 0 से 0 तो आपका 84/126 ही बचेगा। अब ये किससे कटेगा दोस्तों, ये आपका दोस्तों किससे कटेगा, 42 से कटेगा। 42 दूनी 84 और 42 तियाँ 126 होता है। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 2/3। ये आपका जो है आंसर आ गया। इसका अनुपात क्या हो जाएगा 2:3। 2:3 आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एक साधारण वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं। देखिए दोस्तों एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, लिखेंगे पहले एक साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं। तो इसका जवाब क्या है, एक साधारण वर्ष में दोस्तों कुल 365 दिन होते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आपको निकालना है कि एक साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इसलिए एक साधारण वर्ष में सप्ताह कितना हो जाएगा, सप्ताह में दोस्तों 7 दिन होते हैं, इसलिए क्या करेंगे हम 365 में 7 से भाग कर देंगे। ठीक है, 365 में 7 से भाग करिए, 7 × 5 = 35, 1 × 36 = 15, 7 दूनी 14, 1 × 15, मतलब 52 सप्ताह और 1 दिन। ठीक है, क्योंकि एक यहाँ पे शेष बच रहा है। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पे क्या आएगा आपका 52 सप्ताह 1 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे 52 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये जो है एक साधारण वर्ष में जो है 52 सप्ताह 1 दिन होते हैं, और जो लीप वर्ष होता है दोस्तों उसमें कितने होते हैं, जो लीप वर्ष होता है उसमें 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये लीप वर्ष में होता है। ठीक है, लीप वर्ष में कितना होता है 52 सप्ताह 2 दिन, और साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन होता है, इसको याद रखिएगा। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 366 दिन होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। लीप वर्ष में कितने होते हैं 366 दिन, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए चित्र में कोण AOB का मान क्या है आपको बताना है। कोण AOB का आपको मान बताना है। यहाँ पे दोस्तों देखिए AOR का मान 60 दिया है और BOS का मान यहाँ पे 45 दिया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो ये रेखा दिख रही है आपको, एक सरल रेखा है, ROS जो दिख रही है एक रेखा यहाँ सीधी, ये सरल रेखा है, और सरल रेखा के एक और जो कोण बनता है ये पूरा 180 अंश होता है। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से लेकर के ये पूरा कोण कितना होता है 180 अंश होता है। यहाँ पे दोस्तों 2 कोण पता है, ये वाला और ये वाला, यहाँ 20 से आपको बताना है कितना है। जब आपको पूरा ज्ञात है कि पूरा 180 अंश होता है तो बीच वाला कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ के 180 में माइनस कर देंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा। तो क्या करेंगे, कोण AOB बराबर क्या हो जाएगा 180 में हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे किसको, 60 और 45 को, 60 + 45 को जोड़ के माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे 180 माइनस 60 और 45 कितना हो जाएगा 105, 105 हो जाएगा। और 180 में 105 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 75। यहाँ पे इसका मतलब जो है ये 75 अंश हो गया, 75 यहाँ पे आपका सही है। ठीक है, और तीनों जोड़ने पर 180 अंश होना चाहिए, तीनों जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा।
तो इस प्रकार सवाल दोस्तों ऐसे ही लगेंगे, ध्यान से आप लोग इनको देख लीजिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एक छात्र फर्श पर अपनी पुस्तक रखकर उसके चारों ओर पेंसिल से लाइन खींचता है, खींची गई लाइनों की लंबाइयों का योगफल क्या है। तो यहाँ पे देखिए एक पुस्तक मान लीजिए यहाँ पे रखा है, इसके चारों ओर एक लाइन खींचता है एक बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि खींची गई लाइनों की लंबाइयों का योगफल क्या है। जो लंबाई है और चौड़ाई है इसका पूरा योगफल क्या है, ये किसके बराबर है आपको बताना है। क्या किताब के क्षेत्रफल के, या फर्श के क्षेत्रफल के, या फर्श का परिमाप के बराबर है, या किताब का परिमाप। तो आपका राइट आंसर होगा कि दोस्तों यहाँ पे ये जो है किताब के परिमाप के बराबर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है वह उसकी कुल लंबाई और उसकी कुल चौड़ाई की योग के बराबर होता है। लंबाई और चौड़ाई की योग के बराबर उसका परिमाप होता है। तो यहाँ पे किताब का परिमाप बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक आधारित, या ये सभी। तो आपका जवाब यहाँ पे क्या होगा? आपका जवाब होगा दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण बालक केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। बाल केंद्रित होना चाहिए या बालक केंद्रित होना चाहिए। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन क्यों किया जाता है? उपलब्धि की जांच करने के लिए, या अस्पष्ट अवधारणाओं का पता लगाने के लिए, या कक्षा में प्रोन्नति के लिए, या प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब है दोस्तों उपलब्धि की जांच करने के लिए। मूल्यांकन क्यों किया जाता है दोस्तों? उपलब्धि की जांच करने के लिए किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों मूल्यांकन से हमें यह पता चलता है कि अधिगम क्रिया में कितनी सफलता प्राप्त हुई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 2 घंटे 20 मिनट तथा 53 सेकंड में कुल कितने सेकंड होते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको कुल सेकंड बताना है कितने। यहाँ पे जो घंटे में दिया है, मिनट में दिया है, इनको क्या करेंगे? सेकंड में बनाएंगे। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। देखिए 2 घंटे पहले लिखा है, तो 2 घंटे में कितने सेकंड होते हैं आपको बताना है। देखिए दोस्तों 1 घंटे में, या कह सकते हैं कि 1 मिनट में लिखिए, पहले छोटा सा लिखिए, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, आप सब जानते हैं इसको, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में कितना सेकंड होगा? 60 मिनट में 60 गुणे 60 कर देंगे बराबर 3600 सेकंड होता है, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में जो है 3600 सेकंड होता है। तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा? 2 में हम 3600 से गुणा कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा? 2 छंग 12 और 2 तियां 6 7, 7200 सेकंड हो गया, ठीक है। अब आपको निकालना है 20 मिनट। 20 मिनट में कितने सेकंड? 1 मिनट में दोस्तों 60 सेकंड, तो 20 मिनट में 20 गुणे 60 कर दीजिए, 6 दूनी 12, 1200 सेकंड हो गया, ठीक है। और 53 सेकंड पहले से ही दिया है, तो 53 सेकंड आप यहाँ पे लिख लीजिए। और इसके बाद इन सब का योग आपको बताना है, योग कर दीजिए। योग करिए, यहाँ पे 3 में शून्य जुड़ेगा तो 3 ही आएगा, यहाँ 5 ही उतर जाएगा ऐसे, यहाँ 2 2 4 आ जाएगा, और यहाँ 7 1 8 आ जाएगा। 8453 सेकंड यहाँ पे सही है, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल ऐसे लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, अब एक घनाभ के आकार के कमरे का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है। देखिए दोस्तों घनाभ के आकार कमरे का क्षेत्रफल, या घनाभ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? घनाभ का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? 2 लंबाई को क्या लिखेंगे? L, प्लस चौड़ाई को हम B लिखेंगे, गुणे ऊंचाई को H लिख सकते हैं। और इसको हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? H को जो है 2 के साथ में लिख सकते हैं, 2H ब्रैकेट में L प्लस B, मतलब 2H ब्रैकेट में L प्लस B, ये जो है घनाभ का क्षेत्रफल है। तो 2H ब्रैकेट में L प्लस B, ये जो है घनाभ का क्षेत्रफल। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 11 - 5 गुणे 12 प्लस ब्रैकेट में 13 प्लस ब्रैकेट में 18 माइनस 11 - 5 को हल करना है आपको। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों कैसे हल करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके बाहर वाला, फिर बाहर वाला, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 11 - 5 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। 11 में 5 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। 6 गुणे 12 ऐसे ही लिखिए, प्लस ब्रैकेट लगाइए 13 लिखिए, प्लस 18 ऐसे ही लिखिए, माइनस 11 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 6, 6 5 11 होता है, ठीक है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। 6 ऐसे ही रहेगा, गुणे 12 प्लस 13 प्लस 18 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12, 12 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। अब आगे बढ़ते हैं। 6 गुणे 12 प्लस 13 और 12 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 12 12 24 1 25, 25 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 गुणे 25 और 12 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 2 7 और 2 1 3, 37 आ गया। 6 का 37 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 222 यहाँ पे आपका आंसर है,
ठीक है, 222 यहाँ पे आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी आपको बताना है, 5, 6, अनंत या 7। देखिए दोस्तों, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, अनंत परिमेय संख्याएं होंगी, इसलिए आपका यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आकृति में कोण पी क्यू आर बराबर 70 अंश है, पी क्यू आर बराबर 70 अंश दिया है, कोण क्यू पी आर 24 अंश है, क्यू पी आर 24 अंश है, तो कोण पी आर एस का मान बताना है। ये वाला जो कोण है दोस्तों पी आर एस, ये क्या है, ये त्रिभुज का जो है बहिष्ठ कोण है, इसको ध्यान रखिएगा। तो त्रिभुज का बहिष्ठ कोण निकालने का सूत्र क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण जो होता है वह अपने सुदूर स्थित दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण अपने सुदूर स्थित दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे कोण पी आर एस बराबर क्या हो जाएगा, 70 + 24 बराबर क्या हो जाएगा, 70, 20, 90, 4, 94। 94 यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 94 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लगते हैं, इस प्रकार के सवाल यूपी टेट में जरूर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे अब, गणित की पाठ्यपुस्तक का आवश्यक अंग क्या होता है, आपको बताना है। अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, या अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, या उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, गणित की जो पाठ्यपुस्तक होती है उसके जो आवश्यक अंग माने जाते हैं वह होते हैं, अवधारणाओं का स्पष्टीकरण भी आवश्यक अंग माना जाता है, अवधारणाओं की क्रमबद्धता भी आवश्यक अंग माना जाता है, और अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना भी ये इसके अंग माने जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों यूपी टेट में पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। ये सभी प्रश्न आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।